जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारी कोशिश यह रहती है कि कानून की पेचीदगियों से ज्यादा कानून जो आपके लिए बनाया गया है उसके तहत आप अपना हक कैसे हासिल कर सकें, और अगर आपको लग रहा है कि न्याय पाने में, हक हासिल करने में आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, आपकी पहुंच नहीं है, तो वहां तक भी पहुंचने के लिए कानून कैसे आपकी मदद कर सकता है, इन सब मुद्दों पर हम आपके साथ पिछले 7 सालों से बातचीत करते रहे हैं। हमारी बातचीत में हाई कोर्ट के लॉर्डशिप से लेकर के लोअर कोर्ट के जजेस आते रहे हैं, एडवोकेट्स आते रहे हैं, और सब लोग अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर आपके साथ चर्चा करते रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर कानून में किस तरह से जरूरत पड़ने पर मदद हासिल कर सकते हैं, और उस कानून का मतलब क्या है, कहाँ वो कानून टूटता है, और कहाँ किस तरह के कानून है जहां से कि आप अपने हक हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में यह होता है कि डाउन स्टूडेंट से हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमको तो न्याय मिलना नहीं है, ना हम उतना बड़ा वकील रख सकते हैं, नहीं हम न्याय पा सकते हैं। तो क्या और भी रास्ते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने और भी रास्ते बनाए जिसमें वैकल्पिक अदालत बनाई गई। उन वैकल्पिक अदालतों में बहुत तरह के सारे मामले बगैर किसी खर्च के निपटा सकते हैं। अदालतों में आमतौर पर होता है कि आपके एडवोकेट्स बातचीत करते हैं और जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना ही बोलना है, लेकिन जो वैकल्पिक अदालतें हैं, उन वैकल्पिक अदालतों में आप भी संवाद कर सकते हैं और किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो सीधे अपनी बात रख सकते हैं, आपके पास जो प्रमाण है प्रमाण रख सकते हैं, और वैकल्पिक अदालतें आपके बारे में फैसला करती हैं। अब तो बहुत सारे मामलों में अदालतें भी भेज देती हैं वैकल्पिक अदालतों को कि आप इस मामले को देखिए और आप लोग ये आपस में सुलझाने की कोशिश करिए। इसी संदर्भ में एक वैकल्पिक अदालत है अस्थायी लोक अदालत, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। रांची में जो अस्थायी लोक अदालत है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं पीठासीन पदाधिकारी प्रदीप कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये अस्थायी लोक अदालत का कंसेप्ट क्या है? ये जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के सेक्शन 22 के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का निर्माण किया गया है, और इसका उद्देश्य जो है विशेष रूप से जो हमारे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनमें जो मामलों का बहुत भार हो गया है, उस भार को कम करने के लिए इसका प्रथम उद्देश्य है कि मध्यस्थता के द्वारा लोगों में सुलह करके मामले को खत्म किया जाए, और अंत में अगर आपस में पक्षगण में सुलह नहीं होती है तो मेरिट पर भी निर्णय देने का इसमें अधिकार इस फोरम को दिया गया है। और इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो सीमित है, पब्लिक यूटिलिटीज के अगेंस्ट में है, जो जनता की। थोड़ा सा बात है, पहले इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। जी, आपने जो बताया तो कई तरह की वैकल्पिक अदालतें हैं, जैसे आर्बिट्रेशन भी है, न्यायाधिकरण है, मीडिएशन है, अस्थायी लोक अदालत है, सबके अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने काम है। इन सबसे भिन्न अस्थायी लोक अदालत में क्या है? लोक अदालतें भी लगती रहती हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य लोक अदालत, वो अलग अलग भी लगती रहती हैं। बाकी तो दोनों में फर्क क्या पड़? जी, बाकी जो मीडिएशन या कंसिलिएशन की जो एक्ट बना हुआ है उसमें सामान्य अदालतों से मामले भेजे जाते हैं, और यहाँ जो पब्लिक यूटिलिटीज के अगेंस्ट उनके विरुद्ध यहाँ पर जो अधिकार क्षेत्र दिया गया है सुनवाई करने का, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे समाज सेवा के या पब्लिक की सर्विस के संस्थान हैं बड़े बड़े, जो इंडिविजुअल के ग्रीवांस को ठीक से मीट आउट नहीं करते हैं, उसके साथ न्यायपूर्ण जो उनको व्यवस्था बनी हुई है उसका व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन सब से अगर वो अग्रीव्ड है समाज का कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर कोई कोर्ट फीस नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है, सिंपल आपको अपना आवेदन लिखित रूप में अपनी पीड़ा व्यक्त करनी है, उसके बाद विपक्षी को बुलाकर उसका पक्ष लिया जाता है। तो ये जैसे कंज्यूमर फोरम एक बना, कंज्यूमर फोरम का भी तो यही मकसद था
है, जी, दोनों जी। चीजें था भी और है भी। जी 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 इन कंज्यूमर फोरम में मामला डाल दिए और मामला डाल के बैठ जाइए, साल में होगा 2 साल में होगा, कुछ मामले तो 20-20 साल से चल रहे हैं जो रिपोर्टेड जी है, जी जी हम संभव। हवा में नहीं कर जी रहे। जी जी संभव है। तो उससे डिफरेंस जी क्या है? पब्लिक यूटिलिटी के मामले में हम कंज्यूमर फोरम ही जाते थे, इसलिए कि कंज्यूमर हैं हम, कंज्यूमर के रूप में हमको जो नुकसान हुआ है। जी, अभी जी। कुछ नए फैसले आए हैं कि आप उसको लेके व्यवसायिक उपयोग करते हैं तो कंज्यूमर फोरम में नहीं जाएगा, वो सब अलग चीज है। जी 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 लेकिन पानी की यूटिलिटी अगर हमको नगर निगम से है या पीएचईटी से है तो उस मामले को भी लेकर के हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन जी, में जा जी, सकते जी, थे। जी, हम जी। हवाई जहाज से सफर कर जी, रहे हैं, जी, उसमें जी। हमको जो असुविधा हुई, जी, रेल में जी, असुविधा जी, हुई, बिल्कुल, ये बिल्कुल, दोनों में बिल्कुल। डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है कि ये एक एडिशनल फोरम बना दिया गया है। उनके साथ साथ ये को एग्जिस्टेंस है, इसका भी कोई व्यक्ति चाहे तो सीधा वहीं जाकर अपना ग्रीवांस रख सकता है, अगर उसको यहाँ सुविधाजनक लगता है तो यहाँ आ सकता है। कंज्यूमर फोरम बाद के दिनों में एडवोकेट्स की संस्था बन करके रह जी, गई। जी। कंज्यूमर को नहीं सुनी जाती है, जी 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 कंज्यूमर को एडवोकेट रखना ही पड़ता है, विवश होकर रखना जी पड़ता जी है। जी जी आपके यहाँ क्या स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल व्यवस्था की बात नहीं है। जी। और सीधे सीधे सरल शब्दों में अपना, जो शब्दों में व्यक्ति अपना बात विवाद रख सकता सकता है, है। यस, हम लोग उसको गाइड भी कर देते हैं कि भाई इसमें दूसरा पक्ष आएगा और हम लोगों का इसमें बुला के हम लोग उनका पक्ष लेंगे और फिर इसमें एक आपके लिए कोई निदान निकल सकेगा तो उसकी कोशिश करेंगे पूरी भरपूर। पब्लिक यूटिलिटी का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है पब्लिक यूटिलिटी एक्चुअली में जितने भी सब कानून बने हुए हैं सब एक सुनिश्चित फ्रेमवर्क में बनते हैं और उसमें पब्लिक यूटिलिटी को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी पब्लिक, बेसिकली इस एक्ट में 6 शुरू में पब्लिक यूटिलिटी रखा गया था और उसके बाद फिर इसमें गवर्नमेंट को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी अन्य पब्लिक सेवा के जो क्षेत्र है उसको इसमें रख सकती है। तो अभी 9 सेवा क्षेत्र करीब इसमें है, जिनमें कि विशेष रूप से म्यूनिसिपैलिटी है, पूरा उसका जो भी सेवा है साफ सफाई की या पानी की सेवा जो दे रही है वो। इसमें अभी जो है हाउसेज और बिल्डिंग वाला भी जो है रियल एस्टेट भी ले आया गया है। बस यही है कि हम लोगों का जो आर्थिक अधिकार क्षेत्र है वो 1 करोड़ रुपए है, तो वहां तक का मामला बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, टेलीफोन, ये सब सर्विसेज जो हैं, इनमें अगर किसी को कोई ग्रीवांस है, सर्विस में उसको नहीं मिला है या नहीं है, बैंकिंग भी है, तो बीमा भी है, बीमा भी है। जी, हमको मान लिया जाए कि बिजली के बिल ज्यादा आ जा रहे हैं, किसी को भी जी 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 बिजली के बिल ज्यादा जी, आ जा जी, रहे हैं, जी, टेलीफोन के बिल ज्यादा जी, आ जी, जा जी, रहे जी, हैं और हम बार बार लिख रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। जी जी जी। तो वैसे में उस तरह के मामलों को आपके यहाँ ले जाने की प्रक्रिया क्या है? साधारण आवेदन में अपना लिखकर जो वो ग्रीवांस उनको है कि भाई हमारा बिल एक्सेस दे दिया गया है, ठीक नहीं कर रहे हैं, तो लाएंगे तो हम लोग उनको बुला के उनका पक्ष लेंगे। और तो यह चूंकि हम पूरे देश और दुनिया के अलावा झारखंड में भी देखे जाते हैं, तो झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अस्थायी लोक अदालतें हैं क्या? जी हाँ, जिला अदालतों में? जी हाँ, अभी अब फंक्शनल है नहीं है, लेकिन स्टेच्यूट के मुताबिक, विधान के मुताबिक सभी जगह बनाने का ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट को। और एक तरह से बनी हुई सब जगह है, हो सकता है कि कहीं फंक्शनल ना हो अभी उसमें अधिकार। तो वैसी स्थिति में अगर किसी को कोई ग्रीवांस है, कोई डिस्प्यूट है, जो आपने 9 डिपार्टमेंट बताया गवर्नमेंट्स के या पब्लिक यूटिलिटी के, जी जी, तो वो टेलीफोन है, बिजली है, पानी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीमा है, बैंक है, तो उस तरह के मामलों में वो आपके यहाँ एक आवेदन देंगे, अब वहां आकर के एक अपने आवेदन देंगे या पोस्ट से भी आवेदन भेज सकते हैं? पोस्ट से तो भेजने का नहीं है, तो ये क्लियर होना चाहिए। जी जी, व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए। जिला अदालतों में वो आए, जी जी, जिला अदालतों में जो अस्थायी लोक अदालत है वहां जाएं, वहां जाकर के खुद से जो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे किसी लिखवा दें जी। उसमें यह है कि हम लोगों को भी उसके दरखास्त को पढ़ के क्या सब्सटेंस उसमें है, हम लोगों को अधिकार क्षेत्र में वो सब समझने का मौका रहेगा। अगर डाक से भेज दिया तो हम उसको कुछ कह भी सकते हैं कि भाई आप उसमें पूरा बात लिखिएगा, अधूरा बात अगर हमको लगता है सामने रहेगा, इसलिए सामने पक्षकार का होना आवश्यक है। तो वो पक्षकार जो होता है, पक्षकार को अपनी बात रखने के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कैसे कानूनी पक्ष बताएगा कि भाई इसका कानूनी पक्ष ये है? वो तो नहीं जानता है कानून। तो हम लोग तो जानते हैं इस बात को कि भाई इसमें इसको एक कानूनी अधिकार है इसका, इस जो ये पीड़ा बता रहा है इसमें, तो हम उसी के अनुसार उसको जो है कहेंगे कि भाई आपको जिस विभाग से आपको है हम उसको नोटिस करेंगे, वो आएंगे अपना पक्ष रखेंगे।
आमतौर पर जिला अदालतों में जो तजुर्बा है उस तजुर्बे के मुताबिक जितने बड़े वकील आते हैं वो अपने हिसाब से अपना तर्क रखते हैं। तो एक अदना आदमी जिसको कि भाषा का ज्ञान नहीं है, जो आवेदन नहीं लिख सकता है, वो अपनी बात एक किसी बड़े वकील के सामने, कानूनी जानकार के सामने कैसे रख पाएगा और कैसे न्याय मिलेगा उसको? तो यहाँ तो किसी वकील की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग दूसरा पक्ष तो अपना लेकर के आएगा ना, लेके आ सकता है। हाँ, भले ही लेकर आए। देखिए, जिसके ग्रीवांस में सब्सटेंस होगा और उसके पास प्रमाण होगा तो हम लोग दूसरे पक्ष को के आधार पर भी वो लास्ट में करनी है। पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों में एक समझौते का मार्ग निकल जाए। ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारी ड्यूटी है कि फर्स्ट के एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट कुछ है जो मामला सामने आया है उसमें, तो हम लोग उसी के मुताबिक दोनों पक्षों को कहेंगे कि भाई आप इस पर विचार कर लीजिए, इस अनुसार आप इस मामले को निपटा लीजिए। ये पहला एक का होता है। उसके बाद अगर वो दोनों पक्ष में से किसी का भी अस्वीकार है तब आगे बात बढ़ेगी। अगर दोनों पक्ष हमारे सजेशन को जो कि एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट हम लोग उसमें से पाएंगे, उस मामले में से उसको स्वीकार कर लेते हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये पब्लिक यूटिलिटी में जो चीजें हैं, उन चीजों में जो आपके यहाँ समझौते होंगे तो वो तो है कि एक टाइम फिक्स करेंगे आप कि इस टाइम बाउंड के अंदर इनका मुआवजा दिया जाए या इनका जो भी ग्रीवांस उस ग्रीवांस को दूर किया जाए। निश्चित रूप से। अगर उस बीच में वो दूर नहीं करता है जी जी तो ये मुकदमा चलता रहेगा या आप कुछ फैसला लेंगे क्या? जी 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 अगर जो है हम लोग मेरिट पर कोई निर्णय करते हैं, जैसे कि आपस में अगर सुलह नहीं हो पाती है दोनों पक्षों में, तो हम लोग फिर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेंगे और उसमें हम दोनों पक्षों का जो है प्रमाण भी लेंगे। उसके पश्चात हम लोग एक आदेश पारित करेंगे जिसके बाद में हमको गुण मिलेगा उसका हम उसके पक्ष में हम लोग तय कर देंगे कि ऐसा होना चाहिए। और अगर कोई पक्ष उसको नहीं मानता है तो हम लोगों का जो अवार्ड है वो एक सिविल कोर्ट की डिक्री के समान है। हम लोग उसके एग्जीक्यूशन के लिए वही सब शक्तियां रखते हैं जो एक सामान्य सिविल कोर्ट अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए रखती है। आप कुछ उलझे हुए डिस्प्यूट जो आपने सुलझाए हैं उस पर थोड़ी बात करिए, जो कि आपको याद हो कि उलझा हुआ डिस्प्यूट आपके पास है पब्लिक यूटिलिटी का। हाँ, एक्चुअली में एक डिस्प्यूट पानी के चार्जेस को लेकर हम लोगों के समक्ष आया और वो अभी तो पूरा उसका निदान नहीं किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। डेड पाइप से कनेक्शन दे दिया गया था। उसके बाद जिसने कनेक्शन दिया था उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ने के लिए उनको नो ड्यूज की आवश्यकता पड़ी। वहां पर उनसे जो है चार्जेस, वाटर चार्जेस भी लिए गए। उसके पश्चात उन्होंने सब जगह गुहार लगाई मुख्यमंत्री के दरबार में, जो भी होता है। उसके बाद अंततोगत्वा वो हमारे यहाँ आए और हम लोगों ने गुण दोष के आधार पर जब ये पाया और ये विभागीय जांच में भी आया था कि उसको डेड मेन पाइप से कनेक्शन दे दिया गया है, तो हम लोगों ने यही आदेश किया कि भाई इसका पैसा वापस कीजिए, जब आपने एक बूंद पानी भी नहीं दिया है। तो अभी वो मामला उन्होंने म्युनिसिपैलिटी ने उसके पैसे वापस लौटाए नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखिए उसमें खास करके जो इस तरह के अर्ध सरकारी संस्थान है, अर्ध सरकारी संस्थानों में पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े हुए मैक्सिमम मामले आते हैं जो डे टू डे की जो जी और वो लोग इसी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। जी 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 एक तो पेमेंट लेने के लिए कोई नहीं आएगा, पेमेंट लेने जाइए तो पेमेंट लेने के लिए कुर्सियां ढूंढते रहिए, वहां पर कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह के मामलों से पब्लिक परेशान रहती है। पहले बिजली में ये बहुत शिकायत थी, अब ऑनलाइन कर दिया गया तो वो शिकायत दूर हो गई है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में ये शिकायत आम है। जी 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 बहुत तरह की शिकायतें। जी जी आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए तो आपके यहाँ जाएगी गाड़ी शौचालय का सेफ्टी टैंक साफ कर देंगे, एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो आपके यहाँ पहुंचेगी नहीं, कोई ना कोई बहाना बना करके वो टाल देंगे। आप ये क्या नाम है, मीटर लगवा लिया आपने, मीटर के बाद आपका पेमेंट नहीं हो रहा, ये आ नहीं रहा है, आ रहा है तो कह रहा है कि नहीं आपका तो मीटर चढ़ा ही नहीं है इसमें। तो मीटर चढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जी 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 जिस समय मीटर का फोटो लिया, फोटो लेकर के आपने भेजा मीटर लगाने के लिए, और उसके बाद भी पब्लिक को पकड़ के रखे हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। जी जी तो इस तरह के मामलों में जो अकाउंटेबल है, जी जी जैसे आपने एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कि वो पैसा लौटाए, जी जी लेकिन उसके साथ साथ दूसरा है कि जिन लोगों ने यह गड़बड़ी की जी जी वो पनिशेबल है, उनको पनिश होना चाहिए। जी, जी। आप आदेश करें कि उनको आप ढूंढ करके बताइए उनको
जिम्मेदारी थी? उस तरह की जिम्मेदारी तो विभाग की अपने आप ही है, जिसके चलते अगर किसी कर्मचारी के चलते इस तरह का सलूक कॉर्पोरेशन को नुकसान हो रहा है। जी जी, दूसरे की हमने जो टैक्स दिया, हमारे टैक्स से कॉर्पोरेशन चलता है, या कोई भी विभाग, सरकारी विभाग जो है, बिल्कुल इवन आपकी अस्थायी लोक अदालत भी हमारे पैसे से चलती है। सही बात है। तो हमने पैसा दिया, उस पैसे का आपने इस्तेमाल नहीं किया, और संस्थान को भी नुकसान हुआ, हमारे टैक्स का भी नुकसान हुआ। तो उस तरह का आदेश भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर कल्पना कीजिए कि किसी मामले में ये पाया जाता है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका सही पक्ष है और उसको निदान मिलना चाहिए और विभाग को उसको पे करना चाहिए, तो हम लोग ये भी उसमें निर्धारित कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ये दोष रहा है उससे भी ये निजी रूप से उसकी तनख्वाह से कटौती की जा सकती है। बिल्कुल इस प्रकार का आदेश हम लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कई मामलों में इस तरह के प्रावधान किए हैं, और जैसे कि सूचना अधिकार के जो कानून है, जी जी जी, उसमें है कि जो अफसर है जो सूचना नहीं दे रहा है, नहीं दिलवा रहा है, दोनों को ये किया जा सकता है, फाइन किया जा सकता है, और फाइन उनको अपने जेब से देना पड़ेगा, उनके सर्विस को कोई चढ़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने अपना फाइन दिया। बिल्कुल है व्यवस्था। तो उस तरह से व्यवस्था होगी तब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। जी हाँ, जी हाँ। हमारी जिम्मेदारी तो यही है ना, जो इस तरह के संस्थान है उन संस्थानों की जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी जैसे बढ़ा देंगे वैसे काम वहाँ ठीक होने लगा। और दूसरा कंप्लेन आपके पास नहीं है, अदालतों में क्यों मामला जाता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी पता नहीं क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है। पहले जब हम आपका कॉज लिस्ट देखते थे हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में 90% मामले ये बिजली के हुआ करते थे, टेलीफोन और बिजली के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। 10% मामले पहले जो कॉज लिस्ट में हम आपको बता रहे हैं, करीब 15 साल 20 साल पहले जब सक्रिय पत्रकारिता, तो उस समय उतने भरे रहते थे, और सब में सरकार हार जाती थी। इसलिए कि सरकार का दोष तो रहता ही है, और वहाँ अकाउंटेबल कोई नहीं है। जी हाँ, एक करके ट्रांसफर हो गया और चला गया, दूसरा है बोलेगा हम तो जानते ही नहीं है, और सरकार उसको पनिश नहीं करती है, उनके अपने लॉबी है, उस लॉबी में वो होता है। तो इस तरह के मामलों में जैसे आप कह रहे हैं कि अगर उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, जी जी, अगर वो नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, उनसे पैसा नहीं वसूल रहे हैं, तो जो चेयरमैन है, सीईओ हैं, उनके खिलाफ भी हो कि भाई हम ठीक है, हम देखते हैं कि 5 साल ये हमने 6 महीने के अंदर कहा, 6 महीने में आपने नहीं दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई हुई, क्यों नहीं वसूला आपने। दूसरा कोई मामला आप बताएं इसी तरह के बैंकिंग? इस तरह के बैंकिंग के बहुत सारे मामले हैं, उनमें तो ज्यादातर जो है चूंकि जो लोग किसी भी वजह से लोन लेने के बाद डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो वो लोग आके बैंक की पॉलिसीज भी हैं, एनपीए उनका बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसी में वो लोग अपनी पॉलिसी के मुताबिक काफ़ी कम रुपयों में उस मामले को निपटा लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। ज़्यादातर बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं जिनमें कि बैंक के ऑफिशियल्स अपनी गाइडलाइंस, अपने सर्कुलर्स के मुताबिक बैठकर जो डिस्क्रिप्शन उनको दिया हुआ है उस हिसाब से लोन जिसने लिया हुआ है उसके साथ कम राशि पर समझौता कर लेते हैं। थोड़ा सा एक हम जानना चाहेंगे, जैसे आम तौर पर बड़े लोगों की बात बड़े लोग जाने, उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, उनके पास पहुंच भी है, सामर्थ्य भी है। जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग हैं, लोअर और लोअर मिडिल क्लास, इन लोगों के साथ इस तरह के मामले बहुत होते हैं। छोटे मोटे रोजगार करने के लिए लोन लिया, जी हाँ, जी हाँ, और ये क्या नाम है, खेती के लिए लोन लिया, और वो लोन लेने में भी गड़बड़ी, पैसा देने के लिए आपने जो लिया दिया वो मिल गया, उसको बहुत पता भी नहीं है। जो बैंक मित्र वगैरह रखे गए हैं वो ढंग से बताते नहीं है। अंततः जो दूसरे कर्मचारी घूस लेकर के लेने देने का काम करते हैं, वो वैसा काम वो भी शुरू कर देते हैं कि एप्लीकेशन लिखने का इतना हुआ, इसका इतना हुआ, उसका उतना हुआ। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये स्पेशली बताया जाए कि उन लोगों को कैसे आपके यहाँ पहुँचना चाहिए, कैसे आपके यहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पिछले हमको लगता है कि 5-7 साल पहले सबके बैंक अकाउंट खुलवाए गए, और सरकार की यह कोशिश है कि एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए लोग लोन लें, और बैंक हैं ही मैक्सिमम लोन देने के लिए। लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स अगर देखे जाए तो लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है, और बढ़ रहा है वो, उसमें वो छोटे लोग कम है, बढ़ रहा है उसमें बड़े लोग, और ये ज्यादा पेरे जाते हैं। तो उनको ये पता भी नहीं, जो आपने बात बताई कि इस तरह के मामलों का भी सुलझाना हो सकता है। किस तरह के कंप्लेंट्स वो जी, एक तो बात यह है कि हम लोगों का आपराधिक अधिकार क्षेत्र नहीं है जी। तो अगर किसी के साथ कोई रिश्वत का मामला है, चीटिंग का मामला, उस मामले में हम यार सीधा सीधी लोन पर, उसने लोन लिया, अगर किसी ने लोन लिया है और उसको चूंकि पब्लिक मनी होता है बैंक का, और बैंक वाले भी या कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने दिया है तो वो चाहेगा कि मेरा पैसा वापस लौटे, तो वो पूरा उसका प्रयास करते हैं। उसमें अगर कोई
हरास हो रहा जा रहा है ज्यादा, तो वो हम दे लोग सकने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो हम लोग यहाँ आकर अपनी दरखास्त दे सकता है। घर का मुखिया का डेथ हो गया या इस तरह का कोई भी परिस्थिति उसके साथ ऐसी है जिसके तहत वो दे नहीं पा रहा है, तो वो भी हमारे यहाँ आकर अपनी परिस्थितियां बताते हुए दरखास्त लिख सकता है। अपना अगर वो बैंक का नाम, अकाउंट नंबर सब देगा, तो हम लोग बैंक वालों से बुलाकर उनको सजेशन देंगे कि आप इसमें सुलह कीजिए, इसको कम से कम राशि पर इसके साथ मामले को खत्म कीजिए। और वो लोग करते भी हैं। अभी तो बहुत मामले बैंकों के ही हम लोगों के यहाँ हैं, और काफी कम राशि पर बैंक वाले, उनको भी चूंकि लिमिटेशंस है, वो पब्लिक सेक्टर है, उनके भी रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर्स हैं, और उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी उनकी बन जाएगी। अगर उन्होंने बियॉन्ड दैट सर्कुलर और बियॉन्ड दैट लिमिटेशन अगर वो लोग काम करेंगे, मनमर्जी काम नहीं वो भी कर सकते हैं। तो वही सब प्रयास किया जाता है, उसमें काफी राहत मिल रहा है जनता को। बहुत सारे डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं जो लोन से चलते हैं, जी बहुत सारे डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, जैसे वो क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी 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 वो चलता है। फिर ये क्या नाम है, सिंचाई के लिए बहुत सारे स्कीम है। जी 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 तो लोन देने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है कि इतना काम आप कर लीजिए तब हम आपको सेकंड लोन देंगे, जी, इतना जी, पूरा कर लीजिए तब हम आपको थर्ड लोन देंगे, जी, इतना करिए तो फाइनल लोन देंगे। जी जी इस प्रक्रिया में आपने शुरू तो करवा दिया, जी कुआं खोदने के लिए, सिंचाई के करने के लिए, इस जी, तरह जी। काम करने के लिए, और दूसरे लोन के लिए दौड़ा रहे हैं। उसकी वजह से उसका वो फसल नहीं लग सका, उसकी वजह से जो पूंजी उसने लगाई उस मकान में, उस जी। पूंजी का वो नहीं है। तो इस तरह के गवर्नमेंट के डेवलपमेंट स्कीम्स जो मुझे लगता है कि 10 या 11 झालसा, डालसा, नालसा ने ये भी किया, अडॉप्ट भी किया जी है। जी तो उस तरह के स्कीम्स के मामले भी लेकर के आ सकते हैं क्या आपके यहाँ, कि भाई हमको लोन देने का था, तो हमने प्लिंथ पूरा कर लिया, प्लिंथ के बाद सेकंड हमको मिलना था, किस्त मिलना था, अब वो किस्त के लिए दौड़ाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह के मामले अगर हों, तो जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, उन लोगों को, जो झुग्गियों में रहते हैं, उन लोगों को जो लोन मिलता है, इस तरह के मामले जो मिलते हैं, वो यही होगा प्रश्न इसमें कि उनको लोन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है या बैंक दे रहा है। अगर बैंक, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर बैंक भी देती है, बैंक भी देती है, सरकार भी देती जी, है। जी। सरकार देती है भाया वीडियो, जी। और उसमें प्लस कर सकते हैं, बैंक से भी लोन ले सकते जी, हैं। माने अगर 2 मकान के लिए, जी, 2 रूम के लिए वो दे रही है, तो उसमें 4 कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर। क्योंकि हमारा तो दोनों अधिकार स्कीम से उसमें जुड़ा हुआ है। हमारा अधिकार क्षेत्र बैंक होने पर ही आएगा। सरकार के विभाग के किसी अन्य विभाग के प्रति हम लोग नहीं, यूटिलिटी सर्विस, ये क्या नाम है, बैंक के स्कीम, सॉरी, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट स्कीम्स के 10 को अडॉप्ट किया है जी जी नालसा ने, जी जी स्कीम्स को, जी जी कि स्कीम के तहत अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ लेने में कठिनाई हो रही जी है, जी जी पैसा तो अंत उसी का है, भाया वीडियो जा रहा है, जी, वो जी। भाया मुखिया जी जा रहा जी, है, जी। भाया ये वार्ड पार्षद जा रहा है, जी जी दूसरे की उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो बना रहा है, इसके लिए उसने बैंक से लोन लिया, जी कहीं वो इलीगल नहीं कर रहा जी, है, जी, बैंक से लोन लिया, जी। तो बैंक भी इन्वॉल्व है, वीडियो भी इन्वॉल्व जी, है, जी। बोथ पार्टी इन्वॉल्व हाँ, है जी, उसके जी। मकान बनने में, जी, उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। हाँ, ऐसे मामले में जहाँ दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, वो तब अगर कोई व्यक्ति उनके व्यवहार से, उनके ट्रांजैक्शन से उसको ग्रीवांस है, उसको परेशानी हो रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो ही में कम। अस्थायी लोक अदालत सबसे आसान तरीका है, जो जनोपयोगी सेवाएं हैं उसमें अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ मिल रहा है लेकिन लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, आपके टैक्सेस को लेकर के परेशानी हो रही है, तो इन सब मामलों के आसान समाधान के लिए अस्थायी लोक अदालत एक बहुत बढ़िया विकल्प है। इस विकल्प का आप उपयोग कर सकते हैं, इसको आजमा सकते हैं, और सिर्फ आजमाना नहीं है, इनके अपने रिकॉर्ड हैं, जिस रिकॉर्ड के तहत उनको इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले हैं, और लोगों को लाभ मिलेंगे, बशर्ते कि आप अपने कंप्लेंट्स, आप अपनी अर्जी इनके पास लेके पहुंचिए। उसमें कोई स्टाम्प नहीं चिपकाना है, उसमें कोई वकील नहीं रखना है, कोई वकील साहब को फीस नहीं देनी है, और आसानी से कम समय में 6 महीने साल भर के अंदर आपके मामले को निपटाया जा सकता है, दोनों पक्ष की सहमति से। या अगर वो पक्ष नहीं मान रहा है, आपका ये पक्ष मजबूत होने के बावजूद, तो फैसले देकर, अवार्ड देकर के, और उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी अस्थायी लोक अदालत की है। चलिए, आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। नमस्कार।